नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं और हमारा पिछला वीडियो आपने देखा होगा जहां पर हमने एलसी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि एलसी के डिफरेंट टर्म्स क्या होते हैं और एलसी किस प्रकार से काम करता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी आप एलसी के टर्म्स में डील करते हैं और अगर आपको ये टाइप्स नहीं पता तो वहां पे दिक्कत हो सकती है और आप अगर एक्सपोर्टर है तो रिस्क पे हो सकते हैं, अगर आप इंपोर्टर भी हैं तो भी रिस्क पे हो सकते हैं। तो इसे आप समझने की कोशिश कीजिए सो दैट विन विन सिचुएशन रहे एक्सपोर्टर के लिए भी और इंपोर्टर के लिए भी। तो ये टाइप्स है क्या? तो सबसे पहले आता है कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। कंफर्म यानी कि यहाँ पर कंफर्मिंग बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है। कंफर्मिंग बैंक, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक बैंक होता है जो गारंटी लेता है इशुइंग बैंक की तरफ से कि अगर इनकेस इशुइंग बैंक डिफॉल्ट करता भी है तो वो पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को। तो यहाँ पर जब भी कंफर्मिंग बैंक इन्वॉल्व होता है तो इसे हम कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। फिर आता है रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में आप अगर एक्सपोर्टर है तो आपको एडवांस पेमेंट मिलेगा इंपोर्टर की तरफ से। तो कुछ एडवांस पेमेंट, जैसे 30% एडवांस हो गया है, 50% एडवांस हो गया, तो इतना एडवांस आपको मिल जाएगा। तो ये होता है रेड क्लॉज और इसे रेड कलर में लिखते हैं, इसलिए इसको रेड क्लॉज कहा जाता है। फिर आता है ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। ग्रीन क्लॉज का मतलब ये होता है कि यहां पर भी आपको पेमेंट एडवांस मिलेगा, पर तभी मिलेगा जब आपने मटेरियल को पोर्ट के वेयरहाउस में पहुंचा दिया है तो, और उसका रिसिप्ट प्रोड्यूस करने के बाद आपको पेमेंट मिल जाता है इंपोर्टर की तरफ से, उनके बैंक की तरफ से। तो इसे हम ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। फिर आता है इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि यहां पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कोई भी टर्म्स को चेंज नहीं कर सकते, ना ही बैंक चेंज कर सकता है बिना किसी स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्वमेंट के। तो ऐसे केस में सभी पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है और तभी जाकर यहां पर कोई भी टर्म्स में अगर अमेंडमेंट करना है तो वो किया जा सकता है। फिर आता है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोकेबल यानी कि यहां पर इंपोर्टर बिना एक्सपोर्टर की मर्जी से कोई भी टर्म्स को चेंज कर सकता है। तो ये सबसे रिस्की टर्म है, तो आप कभी भी अगर एक्सपोर्टर हैं तो इस टर्म को कभी एग्री ना करें, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट को ही एग्री करें। रिवोकेबल आपके लिए बहुत ही रिस्की है और ना ही ये यूसीपी 600 जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया है आईसीसी की तरफ से, उसके अंडर में भी ये ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो इररिवोकेबल ही होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, पर अगर वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है तो आप इस टर्म को कभी एग्री ना करें कि रिवोकेबल एलसी में जाना है। फिर आता है क्लीन और अनसिक्योर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। क्लीन या अनसिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि यहां पर पेमेंट मिल जाता है एक्सपोर्टर को बिना पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए। यहां पर सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को आपको देना होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज तो आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, इसका ये प्रूफ नहीं हुआ कि आपने शिपमेंट कर दिया है, आपका बिल ऑफ लेडिंग भी आप प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसकी वजह से जो रिस्क पे होता है वो होता है इंपोर्टर। तो एज एन इंपोर्टर आपको कभी भी क्लीन और अनसिक्योर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट को एग्री नहीं करना चाहिए। फिर आता है बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। बैक टू बैक में ओरिजिनल एलसी होता है, इसी एलसी पे आपको एक नया एलसी मिलता है एज एन एक्सपोर्टर और आप इसको अपने मैन्युफैक्चरर को दे सकते हैं। ये तभी बेटर रहता है कि आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं और आपको पेमेंट आने में टाइम लगेगा, बट आपको सप्लायर से तो मटेरियल लेना ही है, तो ऐसे केस में आप बैक टू बैक एलसी को ओपन कर सकते हैं। फिर आता है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवॉल्विंग यानी कि मान लीजिए कि आपका एक इंपोर्टर के साथ करार हुआ है पूरे साल भर का और साल भर आपको एवरी मंथ कुछ ना कुछ तो मटेरियल उनको सप्लाई करना है, तो इसे ओपन परचेस ऑर्डर कहा जाता है। तो इस केस में आप रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर दीजिए, बिकॉज यहां पर एवरी शिपमेंट के लिए अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करेंगे तो आपका भी कॉस्ट बढ़ेगा और इंपोर्टर का भी कॉस्ट बढ़ेगा। तो बेटर है कि आप इस केस में रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट को अपनाएं और इसको यूज करें। फिर आता है साइड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इस केस में जब भी इशुइंग बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आ जाता है तो वो इंपोर्टर को बोलता है कि हम पेमेंट इनको एक्सपोर्टर को कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं साइट लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर आता है यूसांस लेटर ऑफ क्रेडिट। यूसांस यानी कि इशुइंग बैंक को जब डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को दे देते हैं, तो उसके बाद जो टाइम पीरियड डिसाइड होता है, जैसे कि लेट्स से 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, तो ऐसे केस में जब शिपमेंट हो जाता है उसके 30 डेज बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट की, यानी कि अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मैन्युफैक्चरर को और फिर मैन्युफैक्चरर उस एलसी को यूज करके जो भी टर्म्स होता है, जो भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो करता है, तो इसे हम ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि यहाँ पर बेनिफिशियरी को आप चेंज नहीं कर सकते, आप ना ही अपने लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को। फिर आता है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि अगर इंपोर्टर डिफॉल्ट कर भी देता है तो भी लाइबिलिटी होती है बैंक की कि वो आपको पेमेंट करे, तो ये होता है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट।
अगर आपको इन डिटेल ये सब टर्म्स को समझना है, एलसी होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, कैसे रीड किया जाता है, क्या क्या क्लॉसेस हैं, कौन से आर्टिकल्स है इसके अंदर में, तो आप सर्टिफिकेट फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट का कोर्स कर सकते हैं जो लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस करवाता है इन पार्टनरशिप विद आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको ये सिंपल टर्म्स भी समझ में आ गया तो आपके लिए वो सफिशिएंट है, बिकॉज आपका मेन जो फोकस है वो है एक्सपोर्ट करना, और इन टर्म्स को एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एक्जिम बाबा सुमित त्रिपाठी को। धन्यवाद।